आज हम सीएससी का सैंपल पेपर वाले हैं फिजिक्स का। जैसा कि आप जानते हो 70 मार्क्स का ये पेपर है और 3 आवर्स का टाइम अलाउड होता है आप लोगों को। थोड़ी और अगर आप समझे चीजें तो 5 सेक्शन होते हैं आपके सी डी ए, जैसा कि आप लोग जानते हो। सारे सेक्शन कंपल्सरी है आपके और अलग अलग टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया जो कि आप शायद ऑलरेडी जानते हो। विदाउट फर्दर एडिंग लेट्स स्टार्ट द पेपर नाउ। कुछ वैल्यूज है बच्चों जो कि आपको दी जाएंगी। ये वैल्यूज आपको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं। हाँ, अगर आपको याद रहती तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्टर हो जाती, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो आपको ये प्रोवाइड किया जाता है। आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज वॉल स्फेयर on a solid sphere of aluminum and copper of equal radii are in electrostatic equilibrium. And which of the following statement is true? तो यहाँ पे आप सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है फोकस करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। एक सॉलिड स्फीयर है एल्यूमिनियम का और एक कॉपर की मटेरियल अलग अलग है। ये आपका मेन इसमें पॉइंट है। देखिए आपको फोकस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब आपके दोनों ऑब्जेक्ट अगर दोनों ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जा रहा है तो चार्जेस जो है वो बराबर हो जाएगा। किसी एक ऑब्जेक्ट में चार्जेस का कंसंट्रेशन दूसरे से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, राइट? तो इस चीज को हम ऑप्शंस के थ्रू वैल्यू करेंगे। both the states have an equal charge. Now this option seems correct. Why? Because there will be electrostatic equilibrium. तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों केसेस में आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के केस में सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है। जब सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो पोटेंशियल सेव हो जाएगा और अगर दोनों का सेम पोटेंशियल होगा तो आप बोल सकते हैं कि दोनों में इक्वल चार्जेस पॉजिटिव। तो इसमें बाकी ऑप्शंस आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं चाहे तो। बट आंसर विल बी ए ऑप्शन, बोथ स्पेस आर हैविंग इक्वल चार्जेस। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉइल कंटेन्स n टर्न्स ऑफ एक्सिलरेटेड कॉपर वायर ऑफ डायमीटर d है 70। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी बनाया सीरियसली इस बार। क्यों? क्योंकि आपको जनरली आने से फॉर्मूले के वैल्यूज पुट करके आंसर निकालें, जबकि इसमें आपको थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन यूज करना होगा, राइट? क्या बोलना चाह रहा है ये? बोलना चाह रहे हैं कि आपके पास एक कॉइल है और उस कॉइल के ऊपर आपने एक कॉपर वायर को फ्लिट किया है, बाइंड किया। तो यानी कि आपके पास एक कॉइल है, एक वायर। आगे बोल रहा है कि कॉइल कंटेन्स n टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर, यानी कि वायर की टोटल n टर्न्स। अगर आपके पास इक्वल लेंथ का वायर है तो आपने बांधना है कॉइल उस वायर और टोटल कितने टर्न्स यूज किए बांधने में? n नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, डायमीटर दे रखा है आपको कॉपर वायर का स्मॉल d। उसके अलावा आपको बोल रहे थे रेजिस्टिविटी रो। ये सारी डिटेल्स आपको वायर की जोड़ी। तो जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कॉइल की डिटेल्स नहीं, ये वायर की डिटेल्स, राइट? आगे चलते हैं। इसको आपने वाइंड किया है सिलेंडर में, इसका डायमीटर आपको दिया हुआ है। तो कॉइल सिलेंड्रिकल कॉइल, उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है कैपिटल डी। यहाँ पे आपको आपसे जानना चाहता है व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कॉइल ऑफ कॉपर वायर, ऑफ कॉपर वायर। Basically, CKC just wants to get you confused in the language. अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं लैंग्वेज को, तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉइल की बात नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं कॉपर वायर। अब जब आपको समझ में आ चुका है कि कॉपर वायर का रेजिस्टेंस निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसका? R is equals to rho into L divided by A। तो इसकी लेंथ भी आपको लेना है किसका? वायर का। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका लेना है? वायर। अगर आप जल्दी से कॉइल के बारे में ऐसा सोचा कि इसका रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन आपका वहीं पे आपको प्रॉब्लम है, इसका स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ये आपको निकालना है इसका वायर, वायर की क्रॉस सेक्शन। क्या हो जाएगा भाई एरिया? पता है सबको? क्रॉस सेक्शन हम क्या बनाते हैं? सर्कल। क्या होता है एरिया सर्कल का? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई टी स्क्वायर। तो पाई इनटू टी स्क्वायर। अब टी किसका लेंगे? डायमीटर ऑफ वायर। अगर आपने गलती से कॉइल का डायमीटर ले लिया गलत हो जाएगा। कुछ पॉइंट है जो कि आपको चेक करते हुए सकता है। पाई टी स्क्वायर बाय 4, ये आपका एरिया हो गया इसका वायर का। अब लेंथ निकाल लिए वायर की। वायर की लेंथ निकालने के लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन यूज करना पड़ेगा। इसमें आपने एल लेंथ का वायर लिया और उसको वाइंड किया है कॉइल के। तो अगर आप अनवाइंड कर दें या खोल दें वो अनवाइंड, तो आपको फिर से अपना एल लेंथ का वायर मिल जाएगा।
तो अगर आप समझे था तो आपका जो टोटल है वो क्या है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हुए आपने पूरी कॉइल को वाइंड किया हुआ है। तो अगर एक टर्न आपका 2 पाई आर लेंथ का है, जो कि सर्कमफेरेंस की वजह से था, तो आपने अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया n नंबर ऑफ टर्न से तो आपको टोटल लेंथ मिल जाएगी। ऐसे सवाल आपने पहले भी सॉल्व किए होंगे। यही इमेजिनेशन इंटरप्रेट हमको यहाँ पे यूज करना है। इसको आप क्लियर कर देते हैं। आपका जो लेंथ ऑफ वायर है क्या हो जाएगा टाइम्स 2 पाई आर। तो डायमीटर क्या होता है 2r। यहाँ पे लिख सकता हूँ उसको पाई डी, लिख सकता हूँ n टाइम्स, सॉरी नॉट पाई डी, टाइम्स मल्टीप्लाई बाय पाई डी। आपको रेडी फिट आउटकम मिल सकते हैं, डायमीटर मिल सकते हैं। सिंस यहाँ पे ऑप्शंस में डायमीटर दिया हुआ था, गिवन था, इसलिए मैंने डायमीटर यूज। अब ये वैल्यूज आपको पुट करनी है यहाँ। रो मल्टीप्लाई बाय लेंथ आ जाएगा n टाइम्स पाई डी डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब 4 ऊपर ले जाता हूँ और बाकी कैलकुलेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया है। ये क्या बन गया है 4n रो डिवाइडेड बाय स्मॉल डी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है भाई 4 रो एम डी डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। योर फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। आगे चलते हैं। The phasor diagram for a device connected to AC supply is shown as in figure. Which of the following statement is true? Okay. तो आपको केवल एक फेजर डायग्राम दिया हुआ है AC सप्लाई। अगर आपको फेजर डायग्राम को पढ़ना आता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, तो आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, फेजर डायग्राम को अगर आप देखिए ध्यान से तो आप देख सकते हैं इसके बीच का जो डिफरेंस वो है पाई बाई 2 का। पहली बात यहाँ पे 90 एंगल बना रहा है आपका करंट और वोल्टेज। और दूसरी बात आप एंटी क्लॉकवाइज चालू करते हैं, जैसे आप चलते एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये बात पता होगी आपको। तो आप देख सकते हैं कि आपका करंट जो है वो लीड कर रहा है वोल्टेज। करंट इज लीडिंग बाय पाई बाई 2, इसको लीड कर रहा है ये वोल्टेज। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं ये कैपेसिटिव सर्किट होता है, ये कैपेसिटिव सर्किट है। कैपेसिटिव सर्किट में क्या क्या हम जानते हैं, जब ऑप्शन पढ़ने लगे में पता चलेगा, इस बारे में बात करनी है। When the frequency of the AC source is increased, impedance of the device, impedance की बात की जाए तो कैपेसिटिव सर्किट का impedance आप जानते हैं क्या होता है, C is equal to 1 by omega C, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 by 2 pi f। तो ओमेगा आपका 2 pi f, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज एंगुलर। तो अब आप देखा, आप इजीली यहां से समझ सकते हैं कि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी AC सोर्स इंक्रीज की गई, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी AC सोर्स की इंक्रीज की गई तो आपका इंपीडेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इंक्रीज द इंपीडेंस ऑफ द डिवाइस इज। यहां पे हमको आंसर मिल गया। क्या आंसर हो जाएगा इसका बच्चों, ये ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस आपको पढ़ने की जरूरत है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे the following statement is true for the radio waves and gamma rays। आपको रेडियो वेव और गामा रेज के बीच में कंपेयर किया जाता है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एनर्जी ऑफ द गामा रेज इज लेसर देन रेडियो वेव, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडियो वेव इज हायर। आपको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बारे में डिस्कशन हो रहा है गामा और रेडियो वेव्स के बारे में। तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ा होगा कि आपके जो गामा रेज होते हैं वो लेफ्ट मोस्ट साइड एग्जिस्ट करते हैं, और आपका जो रेडियो होता है वो राइट मोस्ट साइड एग्जिस्ट करता है जनरल जो हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं उसमें। और बीच में आपके आते हैं यूवी रेज, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड वगैरह। ठीक है, तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को याद करने का फाइनल ये है कि आपको बाकी सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स का वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है सबसे स्पेक्ट्रम में, और गामा रेज में जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि राइट साइड मूव करने में वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है, और उसका उल्टा हो सकता है।
अब हम बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उसका एनर्जी भी ज्यादा और लैम्डा कम है फेज में कम। क्योंकि क्या होता है सी अपॉन लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडिएशन बोलते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडिएशन बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर एनर्जी ऑफ रेडियो वेव गामा रेज लेसर देन ऑफ रेडियो वेव एनर्जी गामा रेज की कम होगी नहीं ज्यादा होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव इज हायर देन द यही गलत है द रेडियो वेव्स एंड द गामा रेज ऑफ द सेम एनर्जी ये गलत है द एनर्जी ऑफ द रेडियो वेव लेसर देन दैट ऑफ गामा रेज की एनर्जी कम होगी क्यों उसकी वेवलेंथ बढ़ी परफेक्ट ये आंसर है आपका आगे चलिए अब ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन है डायग्राम क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन है जो आपको इसका भी आप करेंगे आप तो आप ध्यान दें कि आप डायग्राम क्वेश्चन को आप पढ़ें लेकिन उसके बाद आप डायग्राम जरूर देखें क्योंकि कुछ डायग्राम के एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन डायग्राम वाले एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ रिजल्ट एंगल ऑफ 45 डिग्री 45 डिग्री से 90 डिग्री ग्राफ has a critical angle 45 degrees. Critical angle 45 का मतलब क्या है? TIR का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपका जो एंगल है, जो आपका इंसिडेंट एंगल है, वो 45 से कम नहीं होना चाहिए। तो आप एलिमिनेशन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो इमर्जेंट रे आपकी सीधी निकल जा रही है यानी कि क्रॉस अलोंग द नॉर्मल निकल जा रही है तो प्लेन से ये तो गलत हो जाएगा तो जो सब दो तीन बता रहे आपको टीआईआर में चारों डायग्राम्स में वो है ये ऑप्शन आपको सबसे क्लोजली बता पा रहा है कि टीआईआर वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सो योर आंसर इज ई ऑप्शन आगे करते हैं right from a monochromatic source is incident of a single slit and resulting diffraction angle is viewed on a graph shows the radiation of the heat distance of the screen तो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का आपको यहाँ पे ग्राफ बताया गया है डिफ्रैक्शन पैटर्न ठीक है आपको बोला जा रहा है कि बीच अगर आप बढ़ाते तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप फिफ्थ बढ़ाते हैं स्क्रीन तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है अगर आप ये बोल रहे हो keep the intensity of the source same which of the following graphs correct सारे ग्राफ्स को आप ध्यान से देखिए इसमें आप अगर देखें डी वाले ऑप्शन को स्पेसिफिकली तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुराने वाले के कंपैरिजन में इसमें इंटेंसिटी काफी होती है तो अगर आपने स्लिट की विड्थ बढ़ाई अगर आपने स्लिट की विड्थ बढ़ाई तो एम्पलीट्यूड बढ़ता है यानी इंटेंसिटी बढ़ती है यानी कि आपको वहां पे एनर्जी कंफाइन हो जाएगी आपके रिफ्लेक्शन पैटर्न में तो एनर्जी वहां पे ज्यादा कंफाइन हो जाएगी तो उनकी आपकी बढ़ जाएगी अगर ऐसा होगा तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा ऐसा कब होगा जब आप स्लिट की विड्थ बढ़ा कम करेंगे आप तो एनर्जी कंफाइन कम हो तो उल्टा ओके चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एमिशन ऑफ द रेडिएशन ऑफ मैक्सिमम पीरियड ओके तो आपको यहाँ पे 6 केसेस दिए 6 आपको यहाँ पे केसेस दे रखे हैं ट्रांजिशन आपसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम वेवलेंथ आपको कहाँ मिलती तो आप या तो इन 6 को एनालाइज करें उससे भी बेटर तरीका है क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ पाए तो आपको रियलाइज होगा कि ये एमिशन ऑफ द रेडिएशन की बात की जा रही है अच्छा तो रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनता ही किसमें है जब आपका हाई एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आपका ट्रांजिशन होता है लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए इसमें फिफ्थ वाला थर्ड वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का पार्ट इसमें तो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा राइट तो ये 3 ऑप्शन तो आपको वैसे ही एलिमिनेट कर दें ये ऑप्शन आपको चाहिए राइट तो आप बाकी 3 ऑप्शंस पे अगर देखेंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा एनर्जी गैप आपको दिखता है वो इनिशियली 1 से 2 के बीच में दिखता है फिर आपका सेकंड ऑप्शन जो है वो भी 4 से 3 आ रहा है लेकिन जो सबसे कम गैप है फोर्थ वाले ऑप्शन यानी सबसे कम किसमें बच्चों फोर्थ वाले ऑप्शन में आपका डेल्टा ही सबसे कम है और अगर आपका डेल्टा सबसे कम है तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ मिल जाएगी क्योंकि आपका 50/डेल्टा से आप एप्लीकेट कर सकते हैं वेवलेंथ को जो एमिशन वाज एमिटेड जो भी आपका पार्टिकल रेडिएशन है Hc/डेल्टा ई इस फॉर्मूले से आप बता सकते हैं कि अगर कम एनर्जी गैप रहा अगर डेल्टा ई कम रहा तो वेवलेंथ मैक्सिमम इट इज इन द केस ऑफ फोर्थ आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन चलिए ये चलते हैं
ओके, चार्ज पार्टिकल्स connected along the axis of current carrying through which of the following treatment is true? ओके, करंट कैरिंग की बात होती है तो इसमें आपने चार्ज पार्टिकल को किया है एक्सिस के, तो ये तो बहुत ही आसान सवाल हो चुका है, क्योंकि अगर आपको पता हो किसी भी एक्सिस पे जो कि करंट कैरिंग है, ओके, किसी भी एक्सिस पे अगर आप पार्टिकल को रख देते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल हो जाता है किसके, स्पीड वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और इस केस में आप जानते हैं फोर्स अप्लाइड जो होता है वो v क्रॉस v में डिपेंड करता है, यानी कि अगर v और v पैरेलल है तो आपका पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा, और इस केस में आपका पार्टिकल एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, मूव करता है। उसमें अगर आप है दिया है किसी करंट कैरिंग लूप है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका चार्ज पार्टिकल मूव करता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। Two small identical magnets are allowed to fall freely, one through a vertical solenoid and another through a sphere. एक आपने सोलेनॉइड बना दिया है कॉपर का, मान लीजिए बताया हुआ है, और एक आप एयर में इसको ड्रॉप, ठीक है, तो दोनों आइडेंटिकल मैग्नेट्स हैं, यानी कि इनको डिफरेंस नहीं, डायरेक्शन वगैरह सेम है उनके, और उन दोनों को आपने अलग अलग केसेस में नीचे ड्रॉप। अब आपको स्टडी करना है कि आपका किस केस जो टाइम टेकन है वो उनमें क्या रिलेशन है, टाइम टेकन बाय द टू मैग्नेट्स टू फॉल इन वाटर। क्या ये दोनों टाइम सेम रहेंगे जिसमें गिरेंगे, क्या ये वाला जल्दी गिर जाएगा, क्या ये वाला लेट से गिरेगा, क्या ये वाला जल्दी गिर जाएगा, वो वाला लेट गिरेगा, ये आपको बता दें। तो आप इस चीज को समझते होंगे कि अगर एक सोलेनॉइड की बात हो रही है, एक सोलेनॉइड की बात हो रही है, कॉपर का बना हुआ है, तो जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट को, जैसे ही आप इस मैग्नेट को इसके अंदर पुट करेंगे या इसके अंदर आप ड्रॉप करेंगे, तो जैसे जैसे मैग्नेट इसके थ्रू निकलेगा वैसे वैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसके अंदर बढ़ेंगी। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी तो आपको पता है, लेंस लॉ हमें क्या सिखाता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोज करता है किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बढ़ रही है या जो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मैग्नेट जैसे जैसे अंदर जाएगी इसके अंदर एक पोजीशन वाला ईएमएफ, और ईएमएफ जो कि एक्सपोज करेगा इसके मूवमेंट, नीचे जाने के मूवमेंट को, वो डेवलप होना चालू, और फिर ऐसा होगा तो इसको नीचे जाने में दिक्कत होगी, गति होगी, और उसकी वजह से टाइम ज्यादा लगेगा। वो कंपेयर करेंगे जब हम इस वाले केस से जिसमें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लग रहा है, इसके कंपैरिजन में इस वाले केस में ज्यादा टाइम लगेगा आपके मैग्नेट को नीचे। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन हो जाएगा मोर फॉर द मैग्नेट फॉलिंग थ्रू सॉलिड। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज हुआ, परफेक्ट। इंड्यूस ईएमएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप एक बार रिवाइज करें तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन भी है आ सकते हैं। EMF generated by an DC generator is given by V equals to V naught phi of 30, where omega is angular frequency of armature of generator. What will be the EMF if the angular frequency is doubled? Angular frequency आपकी होती है बच्चों ओमेगा। आपको बताया जा रहा है कि अगर ओमेगा को डबल कर दिया जाए, हम इसको दुगना कर दिया जाए, तो आपका क्या फर्क पड़ेगा EMF आपका क्या होगा नया वाला, ठीक है। ओमेगा अगर आपने नहीं किया तो आपका नया भी क्या होगा, आपका नया ईएमएफ क्या होगा। तो अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे फॉर्मूला तो आप ब्लाइंडली मार्क करके आ जाएंगे ए ऑप्शन पर। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि ओमेगा की जगह 2 ओमेगा देना है, that is not the correct answer. Why? Because we need to understand that this V naught is nothing but a omega. इसको ही हम V naught होते हैं, यानी कि आपके V naught एक ओमेगा छुपा हुआ है, और उसको भी आपको बदलना है क्योंकि आपका ओमेगा ट्वाइस हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ट्वाइस ऑफ दिस ओमेगा, ये ओमेगा तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, साइन इसके अंदर भी 2 ओमेगा टी। तो आपका ये वाला तो पुराना वी नॉट था, ये क्या हो गया है, ट्वाइस हो गया, तो आंसर क्या आएगा 2v नॉट साइन 2 होगा, यानी कि सी ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। The ratio of the nuclear densities of the
2 न्यूक्लियाई हैविंग द मास नंबर 1857 इज न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ाया हुआ है। न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो हमेशा 1:1 होगा। ये इंडिपेंडेंट होता है मास नंबर पे डिपेंड नहीं करेगा ये, ठीक है। R इक्वल टू R नॉट टू द पावर ऑफ 3 आपको फॉर्मूला यूज करके भी आप इसको चेक कर सकते हैं। और आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको इसको याद भी रखना है। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है वो डिपेंड नहीं करेगा मास, ठीक है। आगे चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 1:1। ये ऑप्शन इज योर राइट आंसर। आगे चलते हैं। इन केस दिया हुआ है आपको, इसमें कि आपको एक सॉलिनॉइड दिया और आपको पूछने जा रहे हैं कि दो अलग अलग पॉइंट अगर आप चूज करें, एक पॉइंट नंबर पी, एक पॉइंट नंबर पी, और वहां पे आप रखें मैग्नेटिक कंपास, आपको क्या रिलेशनशिप दिखेगा डिफ्लेक्शन? मैग्नेटिक नीडल आपकी किस तरफ से डिफ्लेक्ट होगी, आपको उनका डायरेक्शन क्या हो, ठीक है। तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले इसमें निकालना चाहेंगे कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब अगर करंट आप देख सकते हैं तो आप क्या करते हैं, अपना टॉर्च बनाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चूज करते हैं। तो अगर आप ध्यान समझें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पी पॉइंट में इस डायरेक्शन में जा रही है तो ये ही सॉलिनॉइड में घूम के वापस दूसरी डायरेक्शन में आएगी। तो अगर ये डायरेक्शन ये है तो आपका क्यू पॉइंट में जो डायरेक्शन हो जाएगा वो इसके अपोजिट हो जाएगा, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे। और तो ऑप्शन है हमारा जो ये बोलता है ऑपोजिट है, बी ऑप्शन। The deflection of the magnetic needle at P and Q will be in the opposite direction। अगर ये डायरेक्शन में है तो ये उस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी पैरेलल डायरेक्शन। बहुत बढ़िया। ऐसे सवाल आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में करते हैं। कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस है और ये कुछ सवाल, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें टाइम बहुत सरल है कि आप टाइम बचा पाए एग्जामिनेशन के टाइम, इसलिए आपको जो इजी क्वेश्चंस है आप आगे से आते हैं। हम लोग असर्शन रीजन स्टार्ट हो गया हमारा। तो ये आपकी जो कंडीशन है असर्शन रीजन की आप ऑलरेडी जानते हैं। हम सीधे क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोलता है टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज नेगेटिव, और रीजन बोला जा रहा है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर आप जानते हो कि हाँ कि टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन एटम में नेगेटिव ही रहती है, क्योंकि आपका जो हाइड्रोजन एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंडेड स्टेट में, बाउंडेड स्टेट की वजह से जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव रहेगा। अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं होगा तो बाउंड ही रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका असर्शन जो है वो एकदम करेक्ट है। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिल्कुल सही बात है। आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर हो जाता है, यानी कि E² के बराबर हो जाता है। दोनों ऑप्शन एकदम सही है, लेकिन ये रीजन असर्शन का एकदम गलत है, यानी कि एक्सप्लेनेशन गलत है, एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है। दोनों इंडिविजुअली सही है लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन नहीं बनाते हैं, रीजन जो है असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं बनाते। आगे चलते हैं। The critical angle of light passing from glass to air is minimum for violet color। क्रिटिकल एंगल जो है आपका जो कि ग्लास से पास होती है, आपका ग्लास से पास होती है एयर में, मिनिमम होगा वायलेट कलर। तो आपको पता है क्रिटिकल एंगल डिपेंड किस पे करता है, क्रिटिकल एंगल डिपेंड करता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। अच्छा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायलेट के केस में अगर हम देखें तो हमें पता है कि वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, ये बात आपको पता होगी। EIBGYOR, इसमें अगर आपको और कुछ नहीं पता हो तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि वेवलेंथ से ज्यादा होती है। वेवलेंथ इज मैक्सिमम फॉर रेड, सो इट विल बी मिनिमम फॉर वायलेट। अगर सबसे कम वेवलेंथ है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्रिटिकल एंगल जो होगा वो सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है राइट। तो आपका क्रिटिकल एंगल जो है वो ज्यादा होने की वजह से वायलेट का आपको सबसे कम हो जाएगा क्या, क्यों, वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। एक कंपोजिशन ऑफ ऑल दीस कलर्स, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वेवलेंथ ऑफ ब्लू लाइट इज ग्रेटेस्ट और ग्रेटर देन द लाइट ऑफ अदर प्लेस। कोई गलत बात है, ब्लू आपका इसके बीच में करता है तो आप उसकी वेवलेंथ को सबसे ज्यादा कैसे बोल सकते हैं किसी के भी कंपैरिजन, ठीक है। ये तो आपका बिल्कुल गलत बात हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया, असर्शन इज करेक्ट,
और रीजन इज फॉल्स। परफेक्ट। आगे लाइट सोर्सेज waves of similar wavelengths are coherent. Light sources emitting waves of similar wavelengths are coherent. सही बात है। Two light sources emitting waves have zero और constant phase difference are known as coherent sources. ये भी सही बात है। लेकिन इंडिविजुअली ये कंडीशंस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये पसंद नहीं करती है। ये दोनों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। Two light sources emitting waves have zero और constant phase difference, ये बात भी जरूरी है कोहेरेंट सोर्स होने के लिए। और two light sources emitting waves of similar wavelength are coherent, ये बात भी सही है कि आपकी वेवलेंथ सिमिलर होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, लेकिन दोनों कंडीशन जरूरी है। सही कि आपकी एक कंडीशन सही है, दूसरी कंडीशन नहीं है, तो कोहेरेंट सोर्स हो जाएगा, राइट। तो दोनों सही है पर एक्सप्लेनेशन बना। आगे चलते हैं। For 3 point charges to be in equilibrium, they must be collinear. One of 3 charges must have different polarity than the rest of. ये काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया बच्चों। ये बात बोल रहा है कि अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन को ध्यान में तो 3 चार्जेस को कोलिनियर होना जरूरी है। ये बात एकदम सही है, कोलिनियर होना जरूरी है। अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो कुछ ना कुछ आपका फोर्स एक्सिस्ट करेगा, क्वांटिटीज है तो फोर्स एक्सिस्ट करेगा। तो अगर कोलिनियर नहीं होंगे तो मुश्किल है कि आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अचीव कर पाए 3 पॉइंट चार्जेस से। ये बात एकदम सही है। आगे चलते हैं। वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन द रेस्ट ऑफ। तो अगर हम बात कर रहे हैं 3 चार्जेस की, तो अगर इन तीनों चार्जेस अगर हम बात कर रहे हैं कोलिनियर वाले केस, इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर हम बात करें कोलिनियर वाले केस में, तो अगर तीनों की पोलैरिटी सेम हो जाए तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करना मुश्किल हो जाए। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन नहीं होगा। ये बात एकदम सही है कि वन ऑफ द 3 चार्जेस मस्ट हैव डिफरेंट पोलैरिटी देन द रेस्ट ऑफ द टू। ऐसा सही है एकदम, ठीक है। तो ये कंडीशन भी आपकी सही है। ये एक्सप्लेनेशन है रीजन का, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर बी आप बोल। एक्सप्लेनेशन ये कब होता जब आप रीजन को नेगेट कर दे, अगर तो आपका असर्शन ट्रू ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आप बात कर सकते हैं। और बढ़िया, ये क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है हमारा, सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से हमारे थोड़े दिमाग में क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड magnetic field of a plane electromagnetic wave varying along positive axis in vacuum 110 नैनो 10 लाख और के गैप का मतलब है कि आपका z डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी 60 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। आपको ओमेगा दिया हुआ है, आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछा गया, एक्सप्रेशन पूछा गया। सॉल्व करते हैं बच्चों। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये वेव से पढ़ा होगा कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट। यहीं से हमने पढ़ा था कि आपका जो E नॉट होता है वो बराबर किसके होता है, T × P नॉट, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो रिलेशन है आपका उसका स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम वो ये बनता है। तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। V नॉट आपका है 500 यानी 500 के 10⁻⁹ ओमेगा आपको दिया हुआ है 6। ये फॉर्मूला हमने यूज किया, तो ये फॉर्मूले से आप क्लियरली निकाल सकते हो। C आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आपने जब इसका यहाँ पे पुट किया तो आपका आ जाएगा क्या 153। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। के आपका जो होता है, आपका के जो होता है प्रोपगेशन कांस्टेंट वो होता है ω/c। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और c यानी स्पीड ऑफ लाइट के साथ जो रिलेशन होता है आपका प्रोपगेशन कांस्टेंट का वो होता है ω/c k। तो आपको k जो है वो आ जाएगा 20 × 10⁻⁻² रेडियन पर मीटर। जैसा है कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पता है। ओमेगा आपको दिया हुआ है सवाल में 60 × 10⁻⁶ ओमेगा दिया हुआ है, c आपको पता है तो आप यहाँ से k भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो आपने यहाँ पे निकाल लिया है
और निकालना क्यों है? क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या हो जाती है? E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सिंस हमको पता है कि ये प्रोपोगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, आपके सवाल में दिया हुआ है प्रोपोगेटिंग इट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लिखा हुआ है मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स या ओमेगा टी माइनस के जेड यहाँ पे यूज हुआ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको सारी वैल्यूज पुट करनी है। ई नॉट आप निकाल चुके हैं यहाँ पे, ओमेगा आपको पता ही है, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे निकालना है, और के आप निकाल चुके हैं यहाँ पे पोजीशन कांस्टेंट, और जेड या फिर एक्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लो कर रहा है। यहाँ पे वैसे जेड एक्स ही आएगा, के एक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका यूनिट ये आगे चलते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ गिवन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals and against the load factor। ठीक है, आपको निकालना है ईएमएफ ऑफ विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ। तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि अगर आप करंट लोड करंट को जीरो कर दें, अगर आप लोड करंट को जीरो कर दें तो आपका जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाता है। ये आपको पता होगा, क्योंकि V क्या होता है? E माइनस आई आर, तो आपका V E के बराबर हो जाए। तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो आप लोड करंट को जीरो कर दीजिए। लोड करंट जीरो कहाँ है? यहाँ पे। यहाँ पे वैल्यू क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की? क्या वैल्यू है? 6। सो द आंसर विल बी 6 वोल्ट। सॉल्व किया हुआ आपके लिए हमने, आप यहाँ पे देख सकते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल 6 वोल्ट। ठीक है, सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है सेल का तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों? आपको स्लोप निकालना है, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और लोड करंट के बीच का जो ग्राफ है उसका स्लोप आपको क्या देगा? इंटरनल रेजिस्टेंस देगा। तो y इंटरसेप्ट अपॉन निकाल सकते हैं बहुत इजीली। स्लोप आपका आ जाएगा, ये हमने ले लिए दो वैल्यूज 0 और 6। 0 पे आपका लोड करंट है 12 और 6 पे आपका लोड करंट है 0। तो 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 12 माइनस 0। 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 0 व्हिच विल बी नथिंग बट माइनस 0.5। नेगेटिव स्लोप आएगा ऑब्वियसली, जैसे कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं। 0.5 ओम बी योर आंसर ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस। बहुत बढ़िया, आई होप कि समझ में आया हो आप लोगों को। आगे चलते हैं। ये यूजुअली इम्पेयर्ड वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है। चार्ज Q placed inside a sphere of radius A filled with water and amount charge Q2 is inside cube of that 2A is vacuumed inside। Find the ratio of flux linked with the sphere बदल रही with the cube। आपको रेशियो निकालना है आपके स्फीयर डिवाइडेड बाय क्यूब का। ठीक है, रेडियो ये आप ले सकते हो वाट की रेटिंग के बाद। ठीक है, आप आई होप कि आपको आइडिया होगा निकालना है। आप लोगों को बहुत थ्योरम से पता होता है कि Q ये एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट आपको क्या बन जाता है? ठीक है, तो ये तब है जब आपने किसी भी प्रकार का कोई मीडियम यूज नहीं किया। लेकिन सिंस यहाँ पे हमें पता है कि हमने इसमें मीडियम यूज किया है, सवाल में दिया हुआ है कि फिल्ड विद वाटर। ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो हो जाएगा वो बन जाएगा फ्लक्स इज इक्वल्स टू Q अपॉन ER इनटू E नॉट, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी का आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। आपका रिलेटिव परमिटिविटी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री Q अपॉन ER इनटू E नॉट बन जाएगा। और स्फीयर और क्यूब के लिए आप इंडिविजुअली निकाल सकते हैं। स्फीयर के लिए बन जाएगा Q अपॉन E वाटर इनटू E नॉट, और क्यूब के लिए बन जाएगा 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यूब, क्योंकि क्यूब के केस में आपका चार्ज डबल हो चुका था। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, चार्ज Q2 इज इनसाइड ऑफ Q। ठीक है, आपका जो चार्ज है वो डबल हो चुका था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना? 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको बस रेशियो निकालना है, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि आपका एप्सिलॉन नॉट का कैंसिल आउट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? रिलेटिव परमिटिविटी। Perfect. So answer will be 1/2 times E water, and it has been given that the relative permittivity of water is nothing but 80. Twice of 80 is 160.
that will become 1 upon 1 thing. That will be your final answer. आगे चलते हैं अगला सवाल. Write an expression for the magnetic force per unit length between two parallel things as many wires and define 1 and define 1 ampere. तो 1 एम्पियर की जो डेफिनेशन है बेटा, फ्रेंड डेफिनेशन, वो हम इस डेरिवेशन से भी सीख सकते हैं. हम पढ़ते हैं इसके थ्रू. बेसिकली ये आपका एक बहुत ही जनरल और कॉमन रिलेशन है. आपको एक्सप्रेशन लिखना है बस. मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर्स, दो वायर है आपके, जिस होल्डिंग सम I1 एंड I2 करंट. आपको इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो आपको लिखना है कि कितना एक्सिस्ट होता है. आपको पता होगा, बहुत ही कॉमन फॉर्मूला है इसका. क्या बन जाएगा फॉर्मूला आपकी? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर. ये आपका बन जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ. इट्स नॉट फोर्स, इट्स नॉट फोर्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ. ये बात बहुत ही मुश्किल होती है क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस बढ़ते हैं. क्या तो 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर क्या होता है? Define 1 ampere as the current flowing in each conductor transmitted by a distance, so that one conductor applies a force of this much on a unit length of another conductor. यानी कि इस फॉर्मूले में अगर आप स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज लेंगे, तो आप 1 एम्पियर करंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. लेंथ आपका मीटर ले लें इसका, है ना, और फोर्स आपका इतना अप्लाई हो रहा है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन. ये डिस्टेंस ले लिए आपने, सारी चीजें जो सारी वैल्यू स्टैंडर्ड आपने ले ली है, तो आपको 1 एम्पियर करंट आउट है. और ये बन जाती है इस फॉर्मूले के थ्रू. आगे चल रहे. ड्रॉ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द बिहेवियर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. बहुत इजी है. अगर आप लोगों को कोई जानकारी है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बिहेव करती है अक्रॉस डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, तो आप बहुत इजीली डायग्राम बना पाएंगे. डायमैग्नेटिक के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर से निकलना प्रेफर नहीं करती है. डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से निकलना चाहती है, अंदर से नहीं निकलना चाहती. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो प्रेफर करती है अंदर से निकलना. ये इनके बीच का एक बेसिक डिफरेंस. तो इसको आप डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा डायमैग्नेटिक, ये आपका हो जाएगा पैरामैग्नेटिक. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से पास कर रही है और इसमें अवॉइड कर रही है, अंदर से पास कर रही है, बाहर से निकल रही है राउंड. आगे चलते हैं. 24. How does the exact parameter affect the trajectory of alpha particles scattered via heavy nucleus? What is the value of exact parameter for total collision of a particle with its nucleus? Exact parameter एक बहुत पॉपुलर टॉपिक रही है बच्चों. पैरामीटर जो है वो आजकल कोर्सेज करते लगे हैं, तो आप इसको भी पढ़ के जाए, इसको लाइटली लें. exact parameter आपको अगर हम समझाएं तो अगर हम एक न्यूक्लियस लेते हैं मान लीजिए, और इसके अलॉन्ग साइड हम देखना चाहते हैं कि अल्फा पार्टिकल हमारा कहाँ से प्रेजेंट किया गया है. जैसे कि अल्फा पार्टिकल है इस तरह से है कि जो स्कैटरिंग होती है बच्चों वो आपके न्यूक्लियस के अलॉन्ग क्या है उसका वो देखने के लिए हम पैरामीटर दिखाते हैं. स्मॉल वी को बोलते हैं. तो पैरामीटर जितना ज्यादा होगा उतनी आपकी स्कैटरिंग कम. और अगर पैरामीटर 0 हो जाएगा तो स्कैटरिंग बहुत ज्यादा होगी. तो हेड ऑन जंक्शन के केस में क्या होता है, आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच लेकर और आपका इम्पैक्ट पैरामीटर है वो 0 होता है. इसलिए आंसर इम्पैक्ट पैरामीटर will be 0 है. और हेड ऑन चीजें वैल्यू ऑफ पैरामीटर 0. और ये ऑलमोस्ट पूरा ही रिटर्न हो जाता है. ठीक है. अगर इस इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल कांस्टेंट अगर आप डाला होगा तो आप कांस्टेंट अल्फा पार्टिकल करना चाहेंगे. आगे So the graph shows variation of E-log in zebra versus one category, where P is potential for और भी इस क्वेश्चन सवाल आप करे हैं क्लास में भी आपका जो E-log है वो क्या होगा, H upon V, यानी कि मोमेंटम H upon मोमेंटम, या फिर आप H upon टू M क्यू V
कहाँ से आता है ये? जैसे आपको पता है मोमेंटम और टाइम की एनर्जी के बीच में आप रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं और वर्क और एनर्जी के बीच में भी आप रिलेशनशिप ड्रॉ वहाँ से ही आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इक्वेशन से आप ये बता सकते हैं। तो इसको आप यूज करेंगे बनाने में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, lambda equals to h upon root 2 and 2 को equation of straight line y equals to x से आप कंपेयर to draw your graph. So that's how it is solved. तो आपका क्या आ जाएगा स्लोप h upon root 2 ये आपका स्लोप आ जाएगा under root 2 h upon root 2 q और आपका y पे आ जाएगा और x पे आ जाएगा 1 upon root वोल्टेज यहाँ पे 100 जो कि आपने आपको बोल रहे हैं सो आप इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन का मतलब y की फॉर्म में m is equal to यहाँ से आपको root 2 है तो आप स्ट्रेट लाइन ये चलते हैं सेक्शन सी the help of split diagram explain working of full video आपको इसमें एक इसमें आपको पूरा डायग्राम बनाना है चलिए लिखने का उसको स्किल लिखना है तो ट्रांजिशन क्वेश्चन फ्रॉम क्लास आप पूरा को ये सारा होगा इसमें आप इसको पूरा डिटेल में किसी मार्क्स की क्वेश्चन आएगा एक बार डिस्कस करता हूं किस तरह से आपको लिखना है थोड़ा सा आपको आईडिया चाहिए आपको पहले तो बताना है कि ये रेक्टिफायर में दो पीएन जंक्शन डायोड होते हैं D1 और D2 अंदर एक हाफ वेव रेक्टिफायर डिफरेंशियल बात उसके बाद आपको इसका डायग्राम बनाना है इनपुट वेवफॉर्म आपको एसी इनपुट दिखा है और दो डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर इनको कॉपी करना है लोड आपको रेजिस्टेंस दिखाना है और पूरी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है कि क्या होता है इसमें जब आप फॉरवर्ड बाइस में करंट फॉरवर्ड बाइस में अप्लाई करते हैं करंट तो आपका D1 के थ्रू पास हो जाएगा करंट लेकिन D2 के थ्रू नहीं होगा और अगली साइकिल में ऑलरेडी करंट के केस में आपको पता ही है कि आपका जो करंट है वो साइन प्लस माइनस तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगली बार जब फॉरवर्ड बाइस में आपका D2 जाएगा तो D2 से आपका करंट पास लेकिन इन आपके दो डायोड्स तो आपका हर बार इन आउटपुट लोड आएगा एक बार D1 की वजह से एक बार D2 से और यही कारण होगा कि आपको दो बार एक आउटपुट मिलेगा और उसके बाद से आपकी दूसरी वेवफॉर्म मिलेगी आउटपुट हाफ वेव क्या होता है एक बार आउटपुट मिलता है और दूसरी बार कुछ नहीं और फिर तीसरी बार से आउटपुट मिलता है अगली बार कुछ इस तरह से आपका एक ही वेवफॉर्म बनता है हाफ वेव तो ये आपने पढ़ा हुआ होगा इसको आपको एक्सप्लेन करना है current I1 in wire is divided two wires with I2 and I3 interaction and the three wires are related I1 ये देखा है इन्होंने इसमें आपका करंट I1 जो है वो डिवाइड हो जा रहा है दो वायर में किसी जंक्शन पे I2 और I3 ये आपको केस दे रखा है और आपका रिलेशनशिप बता रखा है बच्चों रिलेशनशिप में आपको मैंने बताया है कि आपका जो I1 है वो लेके I2 प्लस I3 आई होप कि आपको ये देखने समझ में आ गया होगा कि ये बात हुई है आपकी किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ करंट लॉ केसीएल तो आपको कौन सा ऑप्शन पूछा गया है स्टेट कंडक्टर लॉ का रिलेशन वॉल्यूम उसका आंसर क्या आ जाएगा आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यहाँ पे केसीएल के बाद कंजर्वेशन हो रहा है आपका ओके एक्सप्लेन द रिलेशनशिप आपको बताना है कि क्या चीज से हो रहा है तो आंसर आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से हो गया है केसीएल लिखना आप नहीं वो आपका जो है लॉ है लेकिन आप चीज से वो चीज के बीच में वो बीच कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है के स्पेस होता है ड्रॉप वन ये बात आप मेंशन करें गाइस आपका माउस ऊपर आगे चलते हैं स्कीम इवैल्यूएशन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी ऑफ वोल्टेज बहुत ही इजी क्वेश्चन है जैसे केसीएल के बारे में आपने बताया ऐसे केवीएल के बारे में बताना है कि केवीएल जो है वो ओमेगा रहता है क्या कंजर्वेशन ऑफ वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज टू वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट ऑफ ठीक है अच्छा
फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ डेल्टा भी जो हो जाता है डी ऑन अपॉन 0, यानी कि ऊर्जा भी का लॉस of all the voltages needs to be equal to 0, और यही बात हो सकती है कि आपकी जो ये चीज है तो वो कंजर्व, जैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। लास्ट ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, हाउ द बैलेंसिंग कंडीशन गेट्स अफेक्टेड इफ इलेक्ट्रिसिटी द डेल्टा मीटर एटमॉस्फेयर। बैलेंसिंग कंडीशन आपकी अफेक्ट होगी क्या या नहीं, अगर आप तो चेंज कर सकते हैं। तो आंसर है नहीं, आपकी बैलेंसिंग कंडीशन अफेक्ट नहीं होगी। उस बारे आपका जो रजिस्टर नहीं हो स्विंग रेशियो में ये एंटी बाइक इक्वल्स टू आर बाई एक्स है। आप अगर तक ये करें आप डेल्टा मीटर और स्विंग को चेंज करके जा रहे चाहे सेम रखें, आपका बैलेंस जो है वो सेम रहेगा, अफेक्ट नहीं होगा और चेंज आपका नहीं होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फास्ट मूव neutron collide on the nucleus of thorium thereby producing boron and plutonium along with the neutrons। आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन फ्यूजन आपने पढ़ा होगा। प्लूटोनियम जो है वो टूट रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को, which are 7 and 4 साथ में आपके न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पूछा गया है, काफी इजी है आपके लिए, क्योंकि आपको थोड़ी बैलेंसिंग आनी चाहिए। तो हम दे रखा है 239, मास नंबर 94 इसका एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन का आपको पता है 1 मास होता है 0 एटॉमिक नंबर। दोनों आंसर रिएक्टेंट बन के प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, प्लूटोनियम 134 54 103 प्लस 3 टाइम्स न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन आपके ऑप्शन में है। तो आप बैलेंस आउट कर सकते हैं रिएक्शन को, तो इसलिए आपकी रिएक्शन जो है वो ये बन जाए। अच्छा, ये आपको डिटेल्स जो है वो ये पूरी है यहाँ पे। तो आपको ये वरना आप सोचेंगे कि सर हम जानी और प्लूटोनियम के मास नंबर और एटॉमिक नंबर कैसे याद, तो आप और मुश्किल है मौसम नहीं है। अगर आपको याद है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं है तो इतना टाइप की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड। आगे सर आपको अगला सवाल पूछे जा रहे हैं, फाइंड इन द अमाउंट रिएक्शन। अब जो आपने न्यूक्लियर रिएक्शन की उसमें जो एनर्जी रिलीज होने वाली है, जैसे आपको पता है एनर्जी रिलीज होगी केस में, तो आपको वो एनर्जी फाइंड आउट, ठीक है। आपको सारे दिए हुए हैं यहाँ पे एटॉमिक मास वैल्यू सारे तो आप करेंगे। फॉर्मूला आपको क्या होता है बच्चों, मास यूनिट का फॉर्मूला आपको पता है, आपको समेशन लेना है रिएक्टेंट का, प्लूटोनियम और न्यूट्रॉन दोनों का आपने समेशन लिया और माइनस करके आपने साइन zirconium value of 3 न्यूट्रॉन के मास equal to 239 plus 1.006 minus सबकी वैल्यूज हमने पुट करी यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये आंसर कुछ निकल के आएगा 0.2032 AM। अब आपको पता होना चाहिए कि आपको निकालनी है आपसे आपकी जो एनर्जी होती है वो आपसे पूछती है। और ये क्या होती है क्यू वैल्यू, कैसे निकालते हैं इसको, डेल्टा हाफ पे 20 ये आपको पता है, यहाँ पे आप स्पीड होगा और इसको सॉल्व करने की बजाय आपको इसको वर्जन पता होगा। वर्जन क्या होता है इसका मतलब, ये आप 1 AMU को कन्वर्ट कर सकते हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 931.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप सीधे मल्टीप्लाई करेंगे AMU वाली आंसर को मैग्नेटिक को 931.5 से, आपका आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनल आंसर। प्रिफर यूजिंग योर आंसर इन मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब अपना आंसर हमेशा जब भी आपसे एनर्जी आप पूछी गई है, सप्लाई पूछी गई है, तो आप मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपना आंसर देगा। क्वेश्चन नंबर 1, कंपाउंड माइक्रोस्कोप of an optical lens of focal length given gives an ideal length of 2.8 cm. Object of this here has 0.9 cm of the optical length. The image is of 3 points. Just 25 cm is object from the eye. First option आपसे पूछे जा रहे हैं कैलकुलेट द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, अगर आपको कोई पता है तो क्वेश्चन आप क्या होता है भाई एंगुलर मैग्निफिकेशन, यूज आता है आपका
रेट टर्म मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई में मल्टीप्लिकेशन ऑफ आईटी, ये फॉर्मूला कैसे सॉल्व कैसे लगाएंगे, इसको कैसे अप्लाई करेंगे। आपको सबसे पहले तो बी नॉट निकालना है। ये आपको पता है कि आपको मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो यूज करना है, इसमें बी नॉट अपॉन बी नॉट तो डी अपॉन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हुआ। बी नॉट निकालने का तरीका क्या है, 1 by b नॉट इक्वल्स टू 1 by f नॉट माइनस 1 by u नॉट। इसमें हम साइन के साथ रखें सब चीजों को, तो ऑप्शन की फॉर्मूला आप चाहे तो जनरल फॉर्मूला होगा कि अपने साइन के साथ रखें तो ये आप आंसर कॉपी कर सकते हैं। ये पॉइंट 3 का आपका आंसर आएगा। और क्लियर मल्टीप्लिकेशन अभी हम सीखेंगे क्या होता है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय आई, तो आपको जानना पड़ेगा किस तरह से आप b नॉट की जगह रखेंगे फर्स्ट यू नॉट की जगह रखेंगे आप 0.9 ना, क्योंकि आपको दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं आप अकाउंट ये 0.9 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को से रखा गया है। ठीक है, आगे मल्टीप्लाई बाय 25 सेंटीमीटर जो कि आपका रियल पॉइंट आपको दिया हुआ है सवाल में, डिवाइडेड बाय 2.9 जो कि आपका फोकल लेंथ ऑफ आई आपको यूज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है फोकल लेंथ 2.9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये फॉर्मूला और आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आएगा माइनस 0.7 माइनस 27 so ये आंसर फॉर मैग्निफिकेशन। कौन सा मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये फॉर्मूला उसके लिए बहुत बच्चों ये बोल रहे हैं ड्रॉ द रेट डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद नॉर्मल माइक्रोस्कोप। जो आपके जो माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसको आपको डायग्राम बनाना है, तो उसके डायग्राम के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसमें आईपीस और ऑब्जेक्ट होते हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया ए बी, इससे आपने कुछ लाइट रेज निकाली, यहाँ से आप देख सकते हैं लाइट जा रही है, एक आपके पास लेंस ऑप्टिकल तो पास करेगा ऑप्टिकल सेंटर से, वो तो सीधे चली जाएगी एंड ये और एक पॉइंट पे जाके आपको ये मिल जाएगी इससे पैरेलल देखिए तो ये ठीक है, आपको ये एरोज जरूर बनाने हैं। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ दीस एरोज। अगर आपने ये एरोज नहीं बनाए तो आपके पास शब्द हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें हम ध्यान में लेते हैं बनाने। अब आपका जो ये ऑब्जेक्ट हुआ है ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट फॉर द बॉक्स, और जब आप इससे ऐसे लाइट ड्रॉ करेंगे जैसे आप देख सकते हैं पैडल हमने ड्रॉ करी है क्योंकि आपका डेविड हो गई है और एक ऑप्टिकल सेक्शन के पास में जो सीधा। और अगर हम उनको प्रोजेक्ट करा के मिलाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करा के क्यों मिलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये वैसे नहीं मिल रही है। तो अगर हम देखें इसको प्रोजेक्ट करके तो हमें दिखेगा कि ये इमेज जो है एक ऑब्जेक्ट, तो ये आपका डायग्राम है और माइक्रोस्कोप का, अगर आपको याद है तो आप बना सकते हैं। डू नॉट सॉर्ट थ्रू मार्क मेंशन, ये हमने अभी एरोज की बात करी, आपको इसको करना है मार्क करना है की टू ऑब्जेक्ट फुल मार्क्स क्या है। draw the reflected waveform for a plane wave such as for a plane reflecting surface and verify the laws of reflection using Huygens। Huygens जो है इसके द्वारा आपको प्रूव करना है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी I equal to R in ज्योमेट्री की क्वेश्चन बेसिकली ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपको डिफरेंट इंसिडेंट करनी है यहाँ पे और उनको रिफ्लेक्ट करना है और फिर आपको क्योंकि आप मेंशन है डायग्राम आपको बनाना है वेवफ्रंट, रिफ्लेक्टिव वेवफ्रंट और रिफ्लेक्टिव सरफेस, ये सब आपको मेंशन करनी है। आपको कंडीशन यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है व्हिच इज नथिंग बट c the speed of light, c is light taken by light to go from e to c, यानी e से c आपको जानना कितना टाइम लगेगा वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है। और इसलिए आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, c आपका हो जाएगी स्पीड ऑफ लाइट और ef और fg यहाँ पे आगे हो जाएंगे आपके स्पीड इक्वल टू अपॉन टाइम या टाइम इक्वल टू अपॉन स्पीड आप यूज नहीं आप टाइम को ऑब्जर्व और शी बी एबल टू राइट दिस फॉर्मूला। आप यहाँ पे रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं, रिलेशनशिप ड्रॉ कर सकते हैं इजी है यहाँ पे जो हमने
इंस्ट्रूमेंट्स बनाएंगे के बारे में बात होगी। उसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे इक्वेशन कॉपी करना है जिसमें आप देखेंगे कि साइन आई और साइन आर का एक टर्म आ रहा है और इसमें की पॉइंट ये है कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका एफ जो पॉइंट आ रहा है उसके हमारे टाइम और फॉर्मूला तरीका जो है कि आप साइन आई माइनस साइन आर वाला भी फॉर्म सामने आप जीरो कर देंगे एफ भी आपका जीरो हो जाएगा। जैसे आप ऐसे करेंगे तो आप पता लग सकते हैं साइन आई और साइन आर जो है बराबर होंगे फॉर स्मॉल आई वैल्यू आई विल बी इक्वल्स टू 1। दैट्स हाउ यू प्रूव योर लॉ ऑफ बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, तो ये था हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक कीजिए।